जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फेमस में एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। साथियों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, शुरू करें आज की सेशन को। चलिए, चाय में कौन सा अम्ल होता है? क्या है? चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है मैलिक एसिड, दूसरा हमारा टैनिक एसिड, तीसरा हमारा लैक्टिक एसिड एवं चौथा हमारा क्या है? यूरिक एसिड। तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है साथियों? हमारा सेब में पाया जाता है। किस में? सेब में। और अंगूर में। किस में? अंगूर में। और खुबानी में। किस में? खुबानी। इन सब में हमारा क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है साथियों? खट्टे दूध में। किस में? खट्टे दूध में। ठीक है, क्या है? खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यूरिक एसिड क्या है? हमारे शरीर में एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, और यह किस में पाया जाता है? यह हमारा पाया जाता है साथियों प्यूरिन। क्या है? प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों में। ठीक है, खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके पाचन से जब हमारा शरीर इन सब प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थों का पाचन करता है तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण होता है। इसमें क्या क्या आता है? जैसे हमारा आता है चिकन भी आता है। ठीक है, चिकन, उसके बाद मछली। ठीक है, उसके बाद फिर गोभी। ठीक है, गोभी। ठीक, इन सब के पाचन से हमारा क्या होता है? यूरिक एसिड का निर्माण होता है। और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? चाय में पाया जाता है आपका टैनिक एसिड। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है? इनमें से कौन सा प्रोटीन है? हमारा ऊन प्रोटीन है, या फिर स्टार्च प्रोटीन है, या फिर प्राकृतिक रबर प्रोटीन है, या फिर सेलुलोज प्रोटीन है? तो आप लोग बताइए प्लीज़। तो हमारा क्या है? इसमें ऊन जो है प्रोटीन है। और यह प्रोटीन किससे बनता है? केराटिन नामक प्रोटीन से। किससे? केराटिन नामक प्रोटीन से। ठीक है, केराटिन नामक प्रोटीन से ऊन जो है बनता है। ठीक है, स्टार्च क्या हमारा एक शर्करा है। ठीक है, ठीक, स्टार्च हमारा क्या है? एक शर्करा है। ठीक, आगे चले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है साथियों? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति शासन प्रथम बार में, ठीक है, कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा 6 महीने के लिए, दूसरा ऑप्शन हमारा 1 महीने के लिए। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमारा 2 महीने के लिए, और चौथा ऑप्शन हमारा 1 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों? राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 356 में। किसमें? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और यह प्रथम बार में कितने दिनों के लिए लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है 6 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए। और इसको अगर आगे बढ़ाना हो तो संसद में इसके लिए अनुमोदन एवं प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। ठीक साथियों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? मतलब इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो कौन थे? सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर महात्मा गांधी थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान में, क्या है? ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है, मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। किसका? करो
या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किए थे। ठीक है, और इसमें कौन शामिल नहीं थे हमारे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे। और कौन नहीं शामिल था? तो इसमें हिंदू महासभा भी नहीं शामिल थी। क्या है? हिंदू महासभा भी शामिल नहीं थी। ठीक साथियों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक है, शाहनामा के लेखक कौन हमारे? अबुल फजल हैं, या फिर अकबर हैं, या फिर फिरदौसी हैं, या फिर बाबर हैं। ठीक है, तो बाबर ने क्या लिखा था? बाबर ने क्या लिखा था? अपनी खुद की आत्मकथा लिखी हुई थी। ठीक है, तो किस में लिखी हुई थी उन्होंने साथियों? किस में लिखी हुई थी? आप लोग बताइए। ठीक है, और अबुल फजल ने क्या लिखा था? क्या लिखा था? आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी क्या है? ये भी हमारा अकबर की आत्मकथा है। और शाहनामा के लेखक कौन थे साथियों? शाहनामा के लेखक कौन थे हमारे? थे वो फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी ने किसकी रचना की? शाहनामा की रचना की। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? ठीक है, मुंबई से गोवा के बीच में, या गोवा से दमन के बीच में, गोवा व कोचीन के बीच में, या गोवा व दीव के बीच में। तो हमारा क्या है? ये हमारा दक्षिणी तट है। ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग यही है। तो हमारा यह कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में। कौन कौन सा? यहाँ से हमारा पहला है कोंकण तट, एक सेकेंड, क्या है? कोंकण तट। दूसरा हमारा क्या है? कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तट। और चौथा हमारा क्या है? यहाँ पे मालाबार तट। क्या साथियों? मालाबार तट। ठीक है, तो हमारा क्या है? मुंबई से लेकर गोवा तक ये हमारा कौन सा तट माना जाता है साथियों? मुंबई से लेकर गोवा तक हमारा कोंकण तट माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या है? कोंकण तट है, कोंकण तट। ठीक साथियों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या साथियों? निम्नलिखित में से किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? ठीक है, ए ऑप्शन हमारा रावी नदी, बी हमारा चंबल नदी, सी हमारा ब्यास नदी, एवं डी हमारा सतलज नदी। ठीक है, तो रावी और जो ब्यास है हमारी ये क्या है साथियों? रावी और ब्यास हमारी क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु नदी की, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल किसकी सहायक नदी है? ये हमारी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल का प्राचीन नाम क्या है साथियों? ये हमारा है चर्मवती। ये हमारा इसका क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। क्या है? सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। ठीक, समझ आ रहा आप लोगों को? प्लीज़ अगर चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? होगेनक्कल जलप्रपात, ठीक है, किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर है, या फिर कृष्णा नदी पर है, या फिर गोदावरी नदी पर है, या फिर गोमती नदी पर है? तो गोमती नदी हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश के क्या है? पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले से निकलती है। ठीक है, निकलती है। ठीक, गोदावरी नदी क्या है? और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। इस पर क्या है? होगे नक्कल जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात स्थित है। ठीक, आगे चलिए साथियों। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। ठीक है, अगर कोई पानी स्थिर है उस पर मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, उसका क्या कारण है? मच्छरों के लिए यह विष की तरह कार्य करता है,
या फिर उसके प्रजनन में बाधा डालता है, या फिर मच्छरों को भगाता है मिट्टी का तेल, या फिर लार्वा के सांस लेने में बाधा क्या है, डालता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा साथियों, ये हमारा क्या है, प्रजनन में बाधा डालता है। अगर मिट्टी का तेल पानी के ऊपर डाल दिया जाए तो वे लोग अपना प्रजनन का कार्य नहीं कर पाते हैं, क्या है, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है साथियों, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, यानी कि प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है, उसके तरंग दैर्घ्य से, या फिर उसके आयाम से, या फिर उसके आवृत्ति से, या फिर उसके वेग से। किससे, उसके वेग से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से। किससे, तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, यानी कि और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, वो हमारी लाल रंग की होती है। किसकी, लाल रंग की। और सबसे कम किसकी होती है, ये हमारा अधिक क्या हो गया। ठीक है, और कम किसका हो गया, ये हमारा हो गया बैगनी का। किसका, बैगनी का सबसे कम होता है। और आवृत्ति क्या है, इसका सबसे अपोजिट होता है। आवृत्ति क्या है, बैगनी का सबसे अधिक आवृत्ति होती है और लाल की सबसे कम आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्ति होती है। ठीक ठीक साथियों, आगे चलें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग दैर्घ्य से किसी रंग के, किसी प्रकाश के रंग को पहचाना जाता है। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण का अजैव अवयव का उदाहरण है, मतलब कि पर्यावरण में अजैव अवयव कौन से हैं निम्नलिखित में से। पहला है जानवर, दूसरा है वनस्पति, तीसरा वायु एवं चौथा उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वायु हो जाएगा। ठीक है, वायु हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एवं जानवर और वनस्पति क्या हमारा, ये जैव अवयव है। क्या है, जैव अवयव हैं। ठीक है, और वायु है, इसके बाद क्या हमारा, मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी है, जल है, ये दोनों भी क्या हमारे अजैव अवयव हैं। ठीक है, अवयव हैं। ठीक साथियों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 12, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो हमारा क्या है, कोलकाता में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर हरियाणा में। कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता में क्या है, जूट अनुसंधान संस्थान। ठीक है, संस्थान स्थित है। और उत्तराखंड में क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। क्या है, वन अनुसंधान संस्थान। ठीक साथियों, और हरियाणा में क्या हमारा, डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित साथियों, हमारा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ठीक है, क्या हमारा हथकरघा उद्योग है, या फिर सूती वस्त्र उद्योग है, या फिर चीनी उद्योग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हमारा हथकरघा उद्योग क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सेकंड स्थान पर है। क्या है, सेकंड स्थान पर है। फर्स्ट पर कौन सा है आप लोग बताइए। तो फर्स्ट पर हमारा कौन सा है, हमारा कृषि उद्योग है, जो हमारा सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, कृषि उद्योग। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर को तीर्थ नगरी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या को जाना जाता है, या फिर अलीगढ़ को, या फिर कन्नौज को, या फिर भदोही को। तो कमेंट करके आप लोग बताइए प्लीज़। तो अलीगढ़ को क्या कहा जाता है साथियों, ताला नगरी। ठीक है, ताला नगरी। ठीक, और कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र नगरी। ठीक साथियों, एवं भदोही को क्या कहा जाता है, हमारा कालीन उद्योग के लिए
कालीन उद्योग के लिए यह फेमस है। ठीक साथियों, और अयोध्या हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, तीर्थ नगरी। और अयोध्या पे आप लोग विशेष फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि अयोध्या से ही क्वेश्चन इस बार ज़्यादा लिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में पाया जाता है, गाजियाबाद में, या फिर इटावा में, या फिर इलाहाबाद में, या फिर औरैया में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरैया में। इन सभी में से सबसे ज़्यादा किस में साक्षरता पाया जाता है, तो हमारा है औरैया ज़िले में। ठीक है, औरैया ज़िले में। ठीक, क्या पाया जाता है, साक्षरता। ठीक दोस्तों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ठीक है, डेयरी फार्म से, हरित क्रांति से, सिंचाई से, या नन ऑफ दीज। तो ठीक है, बताइए आप लोग, क्या है, हमारा डेयरी फार्मिंग से। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में। और इसके जनक कौन है, सर वर्गीज कुरियन। क्या है, कुरियन इसके जनक हैं। क्या है, जनक हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति भी कहते हैं। हरित क्रांति साथियों किससे संबंधित है, हरित क्रांति हमारा क्या है, ये हमारा है खाद्यान्न उद्योग, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से। और सिंचाई भी हमारा क्या है, हरित क्रांति का ही एक हिस्सा है। ठीक साथियों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा जनसंख्या दिवस, दूसरा हमारा पृथ्वी दिवस, तीसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एवं चौथा हमारा क्या है, साक्षरता दिवस। ठीक साथियों, तो साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है हमारा, ये हमारा है 22 अप्रैल को। ठीक साथियों, और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है हमारा 11 जुलाई को। ठीक दोस्तों, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है हमारा, 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। ठीक है, बाबा आमटे जी हैं, या आचार्य विनोबा भावे हैं, या बाल गंगाधर तिलक, या राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बाबा आमटे। क्या है, कुष्ठ रोगियों के लिए ये प्रसिद्ध हैं, कार्य करने के लिए, रोगियों के निदान के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। ठीक, और आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया, इन्होंने भूदान आंदोलन की क्या किए, शुरुआत कब किए, क्या साथियों कब किए, ये 1951 में। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 7 जलवायु क्षेत्रों में, या फिर 11 जलवायु क्षेत्रों में, या फिर 9 जलवायु क्षेत्रों में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 जलवायु क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, 9 जलवायु क्षेत्रों में कौन कौन से हैं, वो पश्चिमी है, मध्य है, पूर्वी है, उत्तरी है, इन्हीं सबको मिलाकर 9 जलवायु क्षेत्रों को में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन हमारा साथियों है, क्या है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, तो हमारा बलिया में है, या फिर
उन्नाव जनपद में है, या फिर लखीमपुर खीरी जनपद में, या फिर रायबरेली जनपद में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है साथियों? बलियम क्या हमारा है? सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य है। ठीक है, और लखीमपुर खीरी में क्या है हमारा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या साथियों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और रायबरेली में क्या है साथियों हमारा? ये हमारा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। ठीक साथियों, और उन्नाव जनपद में क्या हमारा है? उन्नाव जनपद में हमारा क्या है? वो है नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक साथियों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जनपद में स्थित है। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।